तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल या आपका यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। ठीक है। और आज जैसे कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जीएस सुदामी, ये माता जी हैं। ठीक है। और पीडीएफ पूरी मुझको मिली नहीं तो मुझे बुक खरीदना पड़ा। तो आज मैं देखता हूँ आज का कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। जैन धर्म हम लोग का हो गया था। जैन धर्म के बाद शैव धर्म, जैन और सारे धर्म हो गए थे। हम लोग को मरुत्तर काल तक आना है। ठीक है। मरुत्तर काल तक हम लोग को आना है। मौर्य काल पढ़ लिए थे, मरुत्तर काल हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। मरणोत्तर काल यहाँ से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। ठीक है। तो इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। ठीक है। मरणोत्तर काल। ठीक है। मरणोत्तर काल की राजधानी का विस्तार हम लोग देखते हैं। ठीक है। मरणोत्तर काल की राजधानी का विस्तार जो आपका था, सिख धर्म, जैन धर्म और पाल वंश मरणोत्तर काल में आ गए। पाल वंश, गुप्तवाल। एक मिनट रुक जाइएगा, बस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। मरणोत्तर काल लोगों को बुक में भी मिल गया। ठीक है। देखिए, मरणोत्तर काल की प्रशासनिक राजधानी प्रशासनिक संरचना जो है मौर्य काल की अपेक्षा कमजोर होती है। ठीक है। मौर्य काल की अपेक्षा मरणोत्तर काल की प्रशासनिक संरचना जो होती है कमजोर होती है। ठीक है। इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। इस काल में राज्यों को हम तीन भिन्न समूह 11 शासन में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला उत्तराधिकारी राज्य, ये राज्य मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है। उत्तराधिकारी राज्य मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों द्वारा ये दिए गए थे। ठीक है। फिर है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि मौर्यों का सेनापति रहा। वह मौर्य शासक बृहद्रथ को मारकर 185 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। ठीक है। इसके 10 उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इसका पहला उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। इसी के काल पर कालिदास ने अपनी पहली नाट्य कृति मालिका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। पहला मालिका अग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी जबकि बौद्ध विरोधी था। ठीक है। एवं संस्कृत में सुप्रसिद्ध विद्वान पतंजलि ने इसके 2 अश्वमेध यज्ञों को पुरोहित थे। ठीक है। यही कारण है कि जो हिंदू धर्म मौर्य काल में सुषुप्त अवस्था में था और पुष्यमित्र शासन में पुनर्जीवित होता। बौद्ध विरोधी होने के कारण पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया। बौद्ध विरोधी था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। 84,000 स्तूपों को क्या किया? इसने नष्ट कराया। उसके आगे एक उत्तराधिकारी भागभद्र हुआ, जिसके दरबार में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का आगमन हुआ। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी भागभद्र हुआ। ठीक है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का आगमन हुआ था। इसी ने विदेशा में बेस नगर में वासुदेव कृष्ण के सामने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसी वंश का अंतिम शासक देवभूति था। वासुदेव नामक ब्राह्मण ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश की स्थापना कैसे की? वासुदेव नामक ब्राह्मण ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश, वासुदेव नामक ब्राह्मण ने अपने इसे स्वामी देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की। इसमें 4 वंश के शासक हुए, फिर आगे सातवाहनों ने इसे उखाड़ फेंका। ठीक है। कर्ण वंश के तो सातवाहनों ने क्या किया? उखाड़ फेंका। ठीक है। 4 इसके शासक रहे। नेक्स्ट है बाह्य आक्रमण से स्थापित राज्य। ठीक है। पहला है इंडो ग्रीक शासन। यहाँ लिखा है इंडो ग्रीक शासन। इंडो ग्रीक वंश का शासन ऑक्सस नदी के उत्तर बैक्टीरिया में था। ठीक है। और डोमेट्रियस वंश के उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करके उसके एक भाग को जीत लिया और वर्ष 183 ईसा पूर्व लगभग साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसने? साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। किसे? साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। तभी एक दूसरे राजवंश यूक्रेटाइस ने उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करके उसे भूख भाग को जीत लिया। उसे तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। भारत का यह पहला राजवंश जिसने राजाओं के नाम पर सिक्के जारी किए। ठीक है। फिर डेमेट्रियस वंश के शासक मिरांडर के साथ एक बौद्ध विद्वान नागसेन से वार्तालाप किया गया। वार्तालाप मिलिंद पनो पाली में लिखा गया, इस ग्रंथ में संकलित है। ठीक है। शक राज्य इंडो ग्रीक के पश्चात शकों ने भारत पर हमला कर विभिन्न शाखाओं को बांटकर शासन किया, परंतु भारत में शासन करने वाले शासकों के 5 शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा पश्चिमी शाखा थी। पश्चिमी शाखा के शासक रुद्रामन ने दूसरी सदी में शासन किया और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई तथा संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख खुदवाया। यह वंश 4वीं सदी तक शासन करता रहा। 4वीं सदी तक यह वंश शासन करता रहा। ठीक है।
शक संवत सीरिया के उत्तर के निवासी थे और बोलन दर्रे से भारत आए थे। किससे? बोलन दर्रे से भारत आए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने एक शक वंश के अंतिम शासक रुद्रामन तृतीय पराजित करके पश्चिम क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया। पार्थियन देखिए, पार्थियन तीसरे पॉइंट पे पार्थियन, इसका संबंध शकों से जुड़ा जाता है। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्निच हुआ। इसी को गुद्दूवर कहा जाता है। इस काल में इसे ईसाई संत टोमस भारत में आगमन हुआ। ईसाई संत टोमस का भारत में आगमन हुआ। ठीक है। कुषाण ने यूची जनजाति से संबंधित है। इसके प्रारंभिक शासन उजुल कटफिसिस एवं विंग कटफिसिस, इसके बाद कनिष्क का आगमन हुआ। ठीक है, कनिष्क का आगमन हुआ। कनिष्क को शक संवत 78 ईस्वी से चलाने का श्रेय दिया जाता है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ होता है। विक्रम संवत ने इसे चलाया। ठीक है, विक्रम संवत ने इसे चलाया। साथ ही इसने महायान बौद्ध पंथ का भी संरक्षण दिया। उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य मगध, एशिया और खुरासान से लेकर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। ठीक है, और यह रेशम मार्ग के एक भाग पर कुषाणों का निमंत्रण था। ठीक है, कुषाणों का नियंत्रण था, निमंत्रण नहीं, नियंत्रण था। ठीक है। इतिहास के कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। एक शक संवत तो दूसरा बौद्ध धर्म की मुक्त हृदय से संरक्षण। ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर में कुंडलगढ़ में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों का परिभाषा शास्त्र के रूप में टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, टीकाएं लिखी गई। अशोक के शासनकाल के पश्चात कनिष्क का ही शासन था। उसमें बौद्ध धर्म को बढ़ावा दे, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। ठीक है। कनिष्क ने अपनी दो राजधानी बनाई, प्रथम पेशावर पुरुषपुर और दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के द्वारा ही कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया। कनिष्क के दरबार में अनेक प्रतिभागियों को संरक्षण मिला, जिनमें से पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन से विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा विद्यमान थे कनिष्क। ठीक है। कनिष्क के पश्चात जैसे तो ह्यूविक्स ह्यूविक्स इस वंश का उत्तराधिकारी बन गया और कनिष्क काल का अंतिम महाराष्ट्र वसुदेव था। कनिष्क काल का अंतिम महाराष्ट्र वसुदेव था। ठीक है। नव स्थापित राज्य सातवाहन राज्य। सातवाहन शक्ति का संस्थापक आंध्र राजवंश से मुक्त था। ठीक है। परंतु इस वंश का एक महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जो 106 से 130 तक ईस्वी तक था। ठीक है। सातवाहन वंश के पुराणों में आंध्रभृत कहा गया और अभिलेखों में सातवाहन कहा गया तथा इसका शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का विस्तार तथा सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है। सातवाहन वंश की राजकीय लिपि ब्राह्मी लिपि, भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है। इस वंश का पतन लगभग 30 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस वंश की जानकारी अभिलेख, सिक्कों, स्मारकों आदि से प्राप्त होते हैं। ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम। ठीक है। रानी नागनिका ने नाना घाट अभिलेख से अनुसार सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणायपति की उपाधि धारण कर थी और 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजस्वी यज्ञ की श्रेय की सातकर्णी प्रथम को जाता है। हाल हाल सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से एक था, जो बड़ा कवि के तो था ही, साथ ही कवियों का विद्वानों का आश्रय देने वाला भी शासक भी था। ठीक है। हाल के दरबार में गथा सप्तसी नामक एक पुस्तक काव्य की रचना की गई थी, जिसकी भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है। क्या थी? भाषा प्राकृतिक थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने शक शासक नेपाल को हरा कर विजय प्राप्त की और इसकी जानकारी हमें उसकी माता गौतमी पल्लवी से नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख में ही गौतमी सातकर्णी को आदित्य ब्राह्मण कहा गया। नासिक अभिलेख को अनुसार गौतम पुत्र सातकर्णी को घोड़े ने 3 समुद्रों को पानी पिया था। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है। पता नहीं इतने समुद्रों का पानी पिला के किए क्या घोड़ों को। समुद्र का पानी खारा होता है, घोड़ा पिएगा ही नहीं यार। सबसे बड़ी बात तो यही है। पानी पिया था मतलब 3 समुद्र देखा था। ठीक है। खारवेल का राज्य या चेदी वंश से संबंधित है। इसकी जानकारी एकमात्र स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है, जो उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हमें कलिंग के शासक खारवेल की विजय की चर्चा मिलती है। ठीक है।
संगम राजवंश मौर्योत्तर काल की कई प्रमुख राजवंशों में से एक संगम राजवंश है, ठीक है। और ठीक है, संगम राजवंश है, जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है, ठीक है। संगम राजवंश मौर्योत्तर काल में कई प्रमुख राजवंशों में से एक संगम राजवंश है। इसकी जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ है तमिल कवियों की परिषद व गोष्ठी, जिसमें राजकीय संरक्षण प्राप्त था। परिषद में कवियों द्वारा तमिल साहित्य को रचा जाता था और संगम की स्वीकृति के बाद ही इसकी रचना प्रकाशन संभव हो पाता। संगम साहित्य के अनुसार चोल उत्तर पूर्व में और चेर दक्षिण पश्चिम में और वहां पांड्य वंश दक्षिण पूर्व में था, ठीक है। चोल राजवंश संगम वंश का हिस्सा है, ठीक है। संगम काल के 3 राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राजवंश कोरोमंडल के नाम से विख्यात है, ठीक है। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। प्रमुख 2 शासक, इस वंश का प्रमुख शासक इलारा था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी। दूसरा प्रमुख प्रतापी शासक करिकाल था। इसे लगभग 190 ईस्वी तक माना जाता है। करिकाल को 190 ईस्वी तक माना जाता है। करिकाल करिकाल ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, अतः ब्राह्मण संप्रदाय को करिकाल के शासन में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। करिकाल ने अपने समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को पराजित करके कावेरी नदी के घाटी में अपनी स्थापित स्थिति को सुधार किया था। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाने का श्रेय भी करिकाल को जाता है। यह एक तटीय राजधानी पुहार को स्थापित भी करिकाल द्वारा ही किया गया, ठीक है। करिकाल संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता था करिकाल को, ठीक है। संगमकालीन चोल शासकों में लगभग तीसरी चौथी शताब्दी तक शासन किया। उसके बाद है चेर वंश, ठीक है। चेर राजवंश आधुनिक कोंकण मालाबार के तटीय क्षेत्र उत्तरी त्रावणकोर अवध कोच्चि व विस्तृत था, कोच्चि तक विस्तृत था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था, ठीक है। चेर वंश के प्रमुख शासक, ठीक है, पहले थे उत्थियान चिराल थान, ठीक है। उत्थियान चिराल थान, ठीक है। उत्थियान चिराल थान ने चेर शासकों को प्रथम सम्राट माना जाता है, ठीक है। उत्थियान चिराल शासक को प्रथम सम्राट माना जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था भाई साहब। नेक्स्ट है उसके पास है नेरुम चेरल, ठीक है। यह एक प्रतापी शासक था, जिसने अधिराज व टिमिया वरन जैसी उपाधि धारी थी। इसने मालाबार के तट पर अपने शत्रु को नौसैनिक युद्ध से हराया और यवन व्यापारियों को बंदी बनाकर उसे बहुत धन लूटा था, ठीक है। नेक्स्ट है सेनगुट्टू वन। इसमें इसे लाल चेर के उपनाम से जाना जाता है। इसके शासनकाल में पनितनी पूजा प्रारंभ हुई, ठीक है। कौन सी पूजा? पत्नी पूजा प्रारंभ हुई थी। पूजा के आदर्श को पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा की जाती थी, ठीक है। पत्नी पूजा इसने चालू की, ठीक है भाई। आज के जमाने में कोई पत्नी पूजा करे? आजकल तो पत्नियां ही पूजा कर दे रही हैं भाई, निपटा दे रही हैं। पांड्य राजवंश संगम वंश का हिस्सा। पांड्य राजवंश कावेरी के दक्षिण में स्थित है। पांड्य राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मैगजीन्स द्वारा जारी किया था। मैगजीन्स के अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अधिक सुप्रसिद्ध था। पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरै थी, जिसका प्रतीक चिन्ह मछली था। क्या था? मछली था, ठीक है। पांड्य राज्य के प्रमुख शासक नेडियोन, ठीक है। यह प्रथम पांड्य शासक था। इसी के शासनकाल में पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया गया और समुद्र की पूजा भी आरंभ की गई, ठीक है। नेडुचेलियन, यह पांड्य शासकों का प्रथम शक्ति संपन्न व महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया। इसी ने रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में अपना दूत भेजा था और इसके द्वारा बहुत से जगह किए गए थे। वैदिक धर्म को प्रोत्साहित प्राप्त होता था और प्रमुख संगम साहित्य की रचना, शिल्प आदि प्रारंभ इसी के काल में हुई थी, ठीक है। मरणोत्तर काल की प्रशासनिक इकाई, ठीक है। इस काल में पूर्व काल का तुलना भी प्रशासनिक केंद्रीय और गिरावट देखने को मिलती है। उदाहरण निम्नलिखित तथ्यों को अंकित किया जा सकता है। पहला तथ्य है इसमें देखिए, शक कुषाण सातवाहन शासकों ने भारतीय शासकों को पराजित किया, परंतु उसके भूभाग को अधिग्रहण न करके उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया, ठीक है। उससे निरंतर उपहार और राजस्व प्राप्त करते रहे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी स्थिति के लिए धर्म विजय की अवधारणा दी गई, ठीक है। दूसरा, अब राजा भारी भरकम उपाधि लेने लगे। निदेशक शासकों को राजतरंगी राज की उपाधि ली, ठीक है। शासकों ने रांझा तरंगिनी राज की उपाधि ली और वस्तुतः इस काल में राज्य के अधीन राज्य स्थापित हो गया। अंततः अधीनस्थ राज्य से स्वयं को पृथक करने के लिए इन शासकों ने बड़ी बड़ी उपाधि ली थी। इस प्रकार राजाओं को शब्द संबंध देवताओं से जोड़ा जाने लगा। उदाहरण, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली और सातवाहन शासकों ने भी इसी तुलना भीम, अर्जुन और बलराम से ली।
की। इसका कारण भी विदेशियों से जनजातीय मूल के शासकों के द्वारा समाज में तेजी से विस्तृत किया जाता है। ठीक है, इस काल में भूमि अनुदान का आरंभ देखा जा सकता है। भूमि अनुदान का पहला उदाहरण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में था, जो सातवाहन शासकों द्वारा किया गया। यह अनुदान ब्राह्मण भिक्षु को दिया जाता। ठीक है, यह अनुदान ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया जाता था। ठीक है, और इसमें दान क्रेता को केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, दान क्रेता को केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। इस काल के जनजातीय क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैनिक गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी। इंडो ग्रीक शासकों द्वारा स्रोतेंगो स्रोतातेगो और सातवाहनों द्वारा गोमौलिक मौलिका अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, मौर्य काल की आर्थिक विकास। ठीक है, इस काल में भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। फिर सिंचाई के लिए नई तकनीकी के रूप में अरहट या अरहट की जानकारी मिलती है। जानकारी में हमें सातवाहन कालीन का एक गथा सप्तसी से मिलती है। सातवाहन ग्रंथ एक है गथा सप्तसी, यह लिखा हुआ है गथा सप्तसी, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ गथा सप्तसी से मिलती है। इसके कारण कृषि अधिशेष को प्रोत्साहन मिलता है। कृषि अधिशेष ने शिल्पों के विकास के लिए दिया। अतः मिलिंद नामक ग्रंथ में 75 व्यवसायों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 60 शिल्पों से जुड़े हुए हैं। इस काल में शिल्पी समूह को बंधक बनाकर उत्पादन करने लगे थे। शिल्पियों का समूह व्यापारियों के संगठन निगम कहा जाता है। ठीक है, कृषि व शिल्पों के विकास के व्यापार में किस विकास को प्रोत्साहित किया? इस काल में विदेशी व्यापार विशेष प्रगति हुआ। इसका एक बड़ा आकार रोमन व्यापार का प्रोत्साहन था। ठीक है, पश्चिम से रोमन साम्राज्य व पूर्व में चीन साम्राज्य से बीच भारत था। चीन के रोमन साम्राज्य के बीच भारत था। अतः रेशम मार्ग पूर्व पश्चिम को जोड़ता था। रेशम मार्ग के एक भाग पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था, इसलिए व्यापार का व्यापक लाभ मुख्यतः भारत को मिलता था। भारत से रोमन साम्राज्य के मसाले, रेशम, लोहे, उपकरण, कीमती पत्थर, औषधि निर्यात होते थे। बदले में बड़ी मात्रा में चांदी, सोने मिलते थे तथा भारत रोमन साम्राज्य की शराब की दो हत्थे कलश, रिटाइन मृदभांड और शीशे से बनी वस्तु आदि आयात करते, किंतु व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है। इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गए। कुषाण शासकों ने रोमन दिनार पैटर्न पर सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए। ठीक है, सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए। मरणोत्तर काल में द्वितीय नगरीकरण अपने चरम बिंदु पर था। ठीक है, द्वितीय नगरीकरण अपने चरम बिंदु पर था। ठीक है, नेक्स्ट है। इस मरणोत्तर काल की सामाजिक संरचना। ठीक है, इस काल में निम्नलिखित तत्वों को निम्नलिखित कारणों से वर्ण व्यवस्था की चुनौती मिलती थी। ठीक है, मिलती थी। बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों को आत्मसात किया जा रहा था, क्योंकि यह विदेशी आक्रमण का काल था। ठीक है, बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों के समाज में आत्मसात किया जा रहा था। इसका एक बड़ा कारण था कि भूमि अनुदान का आरंभ इसी कारणों की वर्ण व्यवस्था को तनाव उत्पन्न किया। ठीक है, इस काल में मनु का आगमन हुआ और मनु ने वर्ण व्यवस्था को बचने के लिए सामाजिक नियमों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया। वे इस प्रकार है, उसने 61 वर्ण संस्कार जातियों का जन्म किया। आगे ये सभी भारतीय जातीय व्यवस्था में शामिल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है। उसने विदेशी जैसे कुषाण, शक, पार्थिन आदि को अद्वितीय प्रकार के क्षेत्रीय का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था को शामिल किया। ठीक है, शूद्रों के प्रति मनु के दृष्टिकोण कठोर है। उसने द्विजों को यह सलाह दी कि वे शूद्रों के संपर्क से बचें। ठीक है,
चौथा था वर्ण व्यवस्था का जटिल बनाने और परिणाम था कि महिलाओं को सामाजिक दिशा से गिरावट आई। मनु ने बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया और जबकि विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगाई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों के सातवाहन शासकों के नाम पर मात्र शब्द उसके शासन में महिलाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महोत्तर काल में पशुओं की ऐसी सुडौल मूर्तियां नहीं मिलती है जो महोत्तर में देखने को मिलती है। ठीक है, मौर्य काल में आ, मिलती हैं, परंतु इसकी क्षतिपूर्ति मानव मूर्ति मूर्ति के निर्माण से की गई थी। इस काल में मूर्ति कला की तीन शैलियां विकसित हुई। गंधार शैली कौन सी थी भैया? गंधार शैली के बाद से कौन सी शैली थी? एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। गंधार शैली के बाद से थी मथुरा शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। ठीक है, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गंधार शैली को यूनानी रोमन भी कहा जाता है। इस यूनानी शैली में मूर्ति की शरीर बनावट के अंकन पर विशेष बल दिया गया। इस शरीर की मांसपेशियों को बधा पदार्थवादी के रूप में, ठीक है, कौन से वादी के रूप में, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, यथार्थवादी के रूप में चित्रित किया गया। बाद में इस भारतीय प्रभाव भी देखा जा सकता है। निष्कर्षतः गंधार शैली को दृष्टिकोण यथार्थवादी या था, अर्थात बुद्ध के मुद्रा युक्त प्रतिमाओं का निर्माण गंधार शैली में हुआ। ठीक है, किस शैली में हुआ? गंधार शैली में हुआ। नेक्स्ट हुआ दूसरी तरफ मथुरा शैली में मूर्तियों की बनावट की तुलना में उसके मुख पर आध्यात्मिकता दर्शाने और विशेष बल दिया गया। इसमें मूर्तियों के शरीर पर कपड़े चिपके हुए थे। ठीक है, मथुरा शैली मैत्रक शैली का दृष्टिकोण आदर्शवादी है, जहां गंधार शैली का संबंध मुख्यतः बौद्ध पंथ से रहा, वहीं मथुरा शैली का संबंध बौद्ध, जैन व ब्राह्मण तीन पंथों से रहा। अमरावती शैली नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुआ। इस मूर्ति के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ मथुरा और गंधार शैली का बल धर्म और अध्यात्म रहा, वहीं अमरावती शैली में इंद्रिय सुख पर विशेष बल दिया गया। गंधार शैली सांस्कृतिक संवेदन की उपज थी। गंधार शैली में निर्मित मूर्तियां विविध संस्कृतियों से प्रभाव दिखती। इन पर मूर्तियां रोमन, मध्य एशियाई और बैक्टीरिया तथा भारतीय तत्व सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त काल, अब देखेंगे गुप्त काल यहाँ से। ठीक है, गुप्त काल राजनीतिक विस्तार। गुप्त काल इस वंश में उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश का रूप में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, और यही समय है जब नर्मदा से दक्षिण महाराष्ट्र में वाकाटक शक्ति का स्थापन हुआ। इस संस्थापक विंध्य शक्ति था। प्रवरसेन द्वितीय इस वंश का प्रतापी शासक था। इसने अश्वमेव यज्ञ कराने का श्रेय दिया था। तीसरी सदी तक कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। फिर कुछ समय के लिए उत्तर भारत में नाग वंश का उद्भव हुआ। तत्पश्चात गुप्त वंश का उद्भव हुआ। इस वंश के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, श्रीगुप्त। ठीक है, लगभग 240 से 280 ईस्वी तक श्रीगुप्त चले। गुप्त श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुप्त ने श्रीगुप्त ने बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर शासन किया। श्रीगुप्त ने स्वयं को केवल महाधिराज कहा। इसे प्रतीत होता है कि वह स्थानीय स्तर पर शक्तिशाली राजा था। ठीक है, चीनी यात्री इत्सिंग ने श्रीगुप्त का उल्लेख किया। इसने श्रीगुप्त के बाद बौद्ध विहार बनाने की बात कही। ठीक है, नेक्स्ट है घटोत्कच। यह लगभग 280 से 319 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच गुप्त वंश का पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में संपन्न हुआ। एक मिनट रुकिए। ठीक है, घटोत्कच लगभग 280 से 319 ईस्वी तक रहा। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो लग रहे हैं 319 से 334 तक। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वयं को महाधिराज की उपाधि दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने हेतु लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ठीक है, इस विवाह के फलस्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध, प्रयाग और संभवतः वैशाली जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके राज्य की तिथि 319 ईस्वी से इसने गुप्त संवत का आरंभ किया जाता है। ठीक है, 319 ईस्वी से गुप्त संवत का आरंभ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 335 से 380 ईस्वी तक
इसने विभिन्न चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया, ठीक है। इसने उत्तर पश्चिम गणतंत्रों को समाप्त किया और दक्षिण में अभियान करके 12 राज्यों को, ठीक है, समुद्रगुप्त 335 से 380 तक चला, ठीक है, 12 राज्यों को जीता। इसमें पल्लव शासक भी शामिल था, जिसमें आटविक जंगली आटविक एक मिनट रुकिए, कहाँ गया, आटविक जंगली राजाओं को भी पराजित किया। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। दरबारी लेखक हरिशेन ने उसके विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया। हरिशेन ने किसने में किया है? प्रयाग प्रशस्ति में किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसका नाम है 380 से 405 ईस्वी तक रहे, ठीक है। यह दिल्ली स्थित महरौली अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि यह चंद्र नामक शासक ने, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से हुई है, पश्चिम में सिंधु नदी तक, पूर्व में बंगाल तक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात की विजय में उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए और इसने मंत्री वीर सिंह ने मालवा में उदयगिरी के निकट एक विष्णु मंदिर बनवाया, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम लगभग 415 से 455, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र था, ठीक है। और कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के सबसे लंबे और स्थिर शासन का श्रेय जाता है। इसी काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसने अपने शासन में अंतिम वर्षों में कुमारगुप्त प्रथम ने हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्कंदगुप्त आए उसके बाद से 445 से 455 से 467 तक आए स्कंदगुप्त। इसके काल में भारत पर हुड़ों पर आक्रमण हुआ। इसने आक्रमण को विफल बना दिया। उदाहरण, इसने जूनागढ़ अभिलेख को लिच्छवी को पराजित करने का दावा किया। आगे 6वीं सदी के मध्य में गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया और उसने इसे कब्र पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण राज्य स्थापित हुए। भुवनेश्वर में पुष्यमित्र हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्मन, ठीक है। कन्नौज में मौखरी हरि वर्मन और आदि वर्मन और ईशान वर्मन, ठीक है। पल्लवी के मैत्रक में थे गुप्त, उत्तरगुप्त की एक शाखा मालवा में और दूसरी शाखा मगध में। भटारक, भरशेव और ध्रुवसेन बंगाल के गौड़ क्षेत्र में शासक का राजा था, ठीक है। गुप्त काल का प्रशासनिक विस्तार। इस काल में प्रशासनिक केंद्रीकरण और ह्रास देखने को मिलता है, जिसके निम्नलिखित उदाहरण है। राजा के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की जाती थी, जैसे परम भट्टारक, परमेश्वर, महाधिराज। इसी प्रकार राजा की तुलना देवता से की जाती थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में राजा को तुलना वरुण, यम और कुबेर से की गई है, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों को पद वंशानुगत होने लगे और एक ही अधिकारी को एक से अधिक पद दिए जाने लगे, ठीक है। एक ही अधिकारी को एक से अधिक पद दिए जाने लगे, जैसे अभी हो रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारियां कुमारामात्य अधिकारियों का समूह, ठीक है। दंडनायक, महादंडनायक, न्यायिक कार्य, ठीक है। बाल धिकृत, महाबाल सेनानायक थे, ठीक है। संधि विदेश विभाग, प्रतिहार और महाप्रतिहार राजमाल का रक्षक, ठीक है। और विनय स्थिति स्थापक धार्मिक कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है प्रांतीय इकाई में भुक्ति कहा जाता है तथा इसे एक उपारिक महाराज के अधीन रखा जाता है, ठीक है। जिले को विषय कहा गया तथा इसमें विषयपति अथवा राजकुमार के अधिकारी की जानकारी दिया था, ठीक है। जिले के नीचे गांव के समूह को विधि कहा जाता है और उस विधि के महालय नामक अधिकारी के अंतर्गत आता था, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जो महतर नामक अधिकारी के अंतर्गत आती थी, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गुप्तकालीन प्रशासन में क्षेत्रीय स्तर के प्रशासक में क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी देखी गई। जैसे उदाहरण हम देखते हैं। जिला स्तर पर विषय और अधिकरण, ठीक है। जिला स्तर पर विषय और अधिकरण और नगर प्रशासन से अधिस्थानीकरण नामक संस्था, ठीक है। नगर प्रशासन में अधिस्थानीकरण नामक संस्था। नगर श्रेष्ठी को वित्त प्रबंधन था और यथार्थवाह का व्यापारिक प्रयोजन था और वृथार्थवाह का व्यापारियों का प्रधान और प्रथम कुलिक था शिल्पियों का प्रधान और प्रथम काश्यप था लिपिकों का प्रधान, ठीक है। 5वीं सदी में दान गृहता के प्रशासनिक अधिकार को सौंप दिया जाने लगा, ठीक है। गुप्तकालीन की आर्थिक संरचना, ठीक है। इस काल में भूमि के अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रसार हो गया था और राज्य के द्वारा सिंचाई का भी कार्य किया जा गया, ठीक है। उदाहरण, समुद्रगुप्त के काल में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है, ठीक है।
वात्स्यायन में कामसूत्र के समृद्ध नगर जीवन की चर्चा मिलती है। इस प्रकार चीनी यात्री फायान ने मध्य प्रदेश में पाटलिपुत्र में समृद्ध चर्चा की। ठीक है। गुप्त काल की सामाजिक संरचना। गुप्त संभवतः गैर क्षेत्रीय थी, अतः इन्हें वैध स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के समर्थन की जरूरत थी। इसलिए गुप्त काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ। इस काल में वर्ण की जाति की जटिलता बढ़ाई गई। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित विशेषताएं पाए जाते हैं। ब्राह्मणों में विशेषाधिकार बल दिया गया। क्षत्रिय वर्ग की बेहतरीन स्थिति थी। वैश्यों में सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप में गिरावट आई, जबकि शूद्रों में सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ। यज्ञावल्य स्मृति में शूद्रों की शिक्षक कहा जाता, कृषक कहा गया और उन्हें यज्ञ करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। यज्ञ करने का अधिकार दिया गया कि भैया तुम यज्ञ कर सकते हो। ठीक है। महिलाओं की सामाजिक दशा को तुलनात्मक रूप से गिरावट आई। गुप्तकालीन एरड़ अभिलेख में सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। इस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में देवदासी का सूचना मिलता है। ठीक है। अछूतों के लिए अश अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया जाना, अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया जाना स्मृतिकार कात्यायन था। ठीक है। पहली बार यज्ञावल्य स्मृति में कास्यस्थ जाति विवरण मिलता है। यह लिपिक वर्ष से संबंधित था। यज्ञावल्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। ठीक है। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था यज्ञावल्य स्मृति में। गुप्तकाल की कला। ठीक है। गुप्तकाल की कला हम यहाँ से देखेंगे। गुप्त काल कालीन धर्म मूलतः ब्राह्मणवादी पंथों से प्रेरित था, क्योंकि इस काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था। इसका एक मुख्य कारण यह कि इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया था और उनमें ब्राह्मण देवताओं मूर्ति स्थापित की गई थी। इस काल को इस काल में भी काल को व्यापक सामाजिक आधार को संरक्षण दिया गया था। सबसे बढ़कर इस काल को कला की कुछ विशिष्ट शैलियां थी, यथा मूर्तिकला, चित्रकला और शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किए गए थे। ठीक है। शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किए गए थे। स्थापत्य कला। मंदिर निर्माण कला। इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ और मंदिर प्राय दो प्रकार के दिखते थे। इमरावती मंदिर। ठीक है। स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर। अधिकांश मंदिर इमरावती मंदिर के उदाहरण। इसमें सामग्री कहीं दूर से लाई जाती थी और फिर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। इमरावती मंदिर पत्थर ईंट दोनों से निर्मित किए थे, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया ये भाई। हाँ ठीक है। देवगढ़ दशावतार मंदिर। नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर। ठीक है। नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर और भीतर गांव का ईट ईट मंदिर। ठीक है। एकाश्म मंदिर पहाड़ों और को काटकर निर्मित मंदिर। ऐसे उदाहरण जिन्हें ब्राह्मण मंदिर और बौद्ध मंदिर दोनों मिलते हैं। ब्राह्मण मंदिर का उदाहरण देखिए। उदयगिरी का विष्णु और वराह मंदिर। ठीक है। ब्राह्मण मंदिर का उदाहरण है उदयगिरी का विष्णु और वराह मंदिर। अजंता की बौद्ध मंदिर। सबसे बढ़कर गुप्तकालीन स्थापत्य में स्थापत्य की नगर शैली की आधारभूत संरचना विकसित की गई थी। प्रायः मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और उसके चारों ओर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। ठीक है। मंदिर के मुख्य कक्ष में गर्भगृह होते थे और देवताओं के प्रतिमा स्थापित होती थी। गर्भगृह के चारों ओर पद दक्षिणा पद छतविहीन होता था। मंदिर का आंतरिक भाग सदा, जबकि बाह्य भाग अलंकृत होता था। ठीक है। आंतरिक भाग सादा, बल्कि बाह्य भाग अलंकृत होता था। सामान्यतः मंदिर की छत सपाट होती थी, परंतु देवगढ़ के दशावतार मंदिर में एक शिखर निर्माण की दिशा भी अत्यंत प्रयत्न देखते हैं। ठीक है। दिशा की प्रयत्न देखते हैं। नेक्स्ट है, सत्य है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्यतः प्रभाव रहा, परंतु बौद्ध पंथ में प्रभाव को भी हम पूर्णतः नकार नहीं सकते। इसी काल में स्तूप निर्माण के भी उदाहरण बनारस के निकट धामे के स्तूप है। ठीक है। यह पूर्व में स्तूपों के बनावट में अलग है। यहाँ पहले स्तूप अर्धवृत्ताकार बनते थे, वहीं धामे के स्तूप की बनावट गोलाकार है। स्तूप के आंतरिक हमें अजंता में बौद्ध मंदिर के भी उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें चैत्य कहा जाता है। ठीक है।
ठीक है। स्थापत्य की तीन भिन्न शैलियां थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसा शैली। नागर शैली में मंदिर समानता उत्तर में उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक स्थापित है। यह द्रविड़ शैली की स्थापत्य कृष्ण नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अवस्थित है। इस पृथक बेसर शैली के स्थापत्य उत्तर में कृष्ण नदी के बीच में भूभाग में स्थापित किया गया है। उत्तर दक्षिण के में कृष्ण नदी के बीच में भू स्थापित किया गया है। ठीक है। समानता भौगोलिक विभाजन का सही रूप हमें देखने को मिलता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। नागारशैली के मंदिरों की विशेषता। नागारशैली में मंदिरों को आधारभूत संरचना गुप्त स्थापत्य में तैयार किया गया था। ठीक है, गुप्त स्थापत्य में तैयार किया गया था। तैयार किया गया था। राजपूत शासकों द्वारा अलग से क्षेत्रों का निर्माण किया गया, जैसे उड़ीसा, मध्य भारत में कालिंजर, महोबा, खजुराहो आदि। इसके अतिरिक्त गुजरात एवं राजस्थान की बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। ये मंदिर नागर शैली में निर्मित है। हालांकि नागर शैली की बनावट में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, फिर भी इसके कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। समांतर मंदिर ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था और चारों ओर से वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती थी। मंदिर की बनावट समांतर वर्गाकार होती थी और प्रत्येक भुजा से उठानी निकलती था। ऊपर जाते समय यह वक्रीय शिखर पर रूप ले लेती थी। इसे वक्रीय शिखर कहा जाता था। शिखर के ऊपर आमलक का निर्माण किया जाता था, उसे ऊपर कलश होता था। ठीक है, सबसे ऊपर कलश होता था। ठीक है। दक्षिण भारत में मंदिरों को देख सकते हैं, मूवियों में दिखाया जाता भाई। ठीक है। नेक्स्ट है, नागासाकी में कुछ विकसित मंदिरों के अलंकरण के लिए कुछ शिखर के साथ गौण शिखरों का निर्माण किया था, जिन्हें गुरु सिंह भी कहा जाता है। ठीक है। समांतर नागासाकी के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ छत विहीन होता था। नागर शैली में अधिक विकसित मंदिरों का नियोजन किया जाता था। ठीक है। द्रविड़ स्थापत्य शैली की आधारभूत संरचना पल्लव वंश के शासकों में तैयार की गई थी, फिर भी इसके आगे विकसित चोल काल और विजयनगर काल का पांड्य काल के मधुर शैली के मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। यह पल्लव शासकों के अधीन स्थापत्य थी। ये चार शैलियां विकसित हुई, जैसे कि महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली और राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत मंडप प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। मंडप का अर्थ है स्तंभयुक्त बरामदा का निर्माण, अर्थात पहाड़ को काटकर स्तंभयुक्त बरामदा बनाया गया और इस उसकी दीवारों पर मूर्तियां स्थापित की गई। ठीक है। मंडप प्रकार के मंदिर एकात्मक मंदिर का पहाड़ को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है। ठीक है। नरसिंह वर्मन शैली में मंडप प्रकार के मंदिर बनाए जाते थे। ठीक है। परंतु इस काल में रथ परंतु इस काल में कहा गया भाई। पिंडार शैली, रथ शैली, ठीक है। परंतु इस काल में कहाँ गया। सॉरी। नरसिंह वर्मन शैली मंडप प्रकार के मंदिर बनाए थे, परंतु इस काल में रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है। यह मंडप प्रकार के मंदिर के पहाड़ को काटकर बनाए गए थे। वहीं रथ प्रकार के मंदिर पहाड़ के तरासक
सर्कल पर बनाया था, ठीक है, तराश सर्कल पर बनाया था, क्योंकि यहाँ इनका आकार रथ प्रकार का होता था, अतः इन्हें रथ प्रकार का मंदिर कहा था। इनके कुल 8 रथ निर्मित हुए जो इस प्रकार के हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडार रथ और बल्य कुट्टी रथ, ठीक है। राजा राज सिंह वर्मन शैली, इस शैली को पहाड़ों काटकर मंदिर बनाए जा रहे थे, परंतु इस काल में इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से इस मंदिर का निर्माण हो रहा था। इसका पहला उदाहरण महाबलीपुरम तटीय मंदिर, जहां से स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाने की शुरुआत हुई थी, और इस मंदिर में द्रविड़ शैली के आधारभूत विशेषताएं प्रकट किए थे, जैसे स्तंभ मंडप, विमान व शिखर द्रविड़ शैली के खंडीय शिखर बनाए थे। इस पिंडा पिरामिडा नुमा शिखर कहा था, इसे पिरामिड नुमा शिखर कहा जाता था, क्योंकि प्रत्येक मंजिल पर एक शिखर था और फिर शिखर के ऊपर एक स्तूपिका का निर्माण किया था, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है। चोल के अधीन द्रविड़ स्थापत्य का बेहतर विकास देखने को मिलता है। इस काल में मंडप, विमान, स्तूपिका का निर्माण होता है, सबसे बढ़कर की गई, ठीक है। सबसे बढ़कर कहाँ गए भाई, सबसे बढ़कर एक नई शैली के रूप में गोपुरम प्रवेश द्वार निर्माण होने लगा और इसमें अधिक अलंकृत बनाया जाने लगा। वैसे तो चोल काल में अनेक मंदिर का उदाहरण है, परंतु इसमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर अपने निर्माण के अद्वितीय है। बृहदेश्वर मंदिर में बहुखंडीय शिखरों का निर्माण किया गया, इसमें 8 टन की स्तूपिका स्थापित की गई और भव्य गोपुरम का निर्माण किया गया। किसी आज चोल आलोचक ने सही कहा कि चोल शासकों ने राक्षसों की तरह सोचा और जौहरियों की भांति दरअसल बेसा शैली की आधारभूत संरचना चालुक्य काल के लिए तैयार की थी। चालुक्य के अधीन नगर और द्रविड़ के मध्य प्रथम शैली से मंदिर बनते थे, ठीक है। इसके आगे कहाँ गया भाई, मंदिर बनते थे आगे राष्ट्रकूट उत्तरावती चालुक्य समय दोनों शैलियों के सामंजस्य हुआ और फिर बेसर शैली का विकास हुआ। इसमें संकर शैली भी कहा जाता है। होयसल शासकों के मंदिर में बेसर शैली अथवा कर्नाटक शैली को उदाहरण है। बेसर शैली की आधारभूत संरचना द्रविड़ शैली ने तैयार की थी, जिसे मंडप अथवा शिखर का निर्माण हेतु, परंतु इस नगर का शैली का भी दिखावा प्रभाव देखने को जा सकता है। नागर शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है: मंदिर की दीवार का रथ का नियोजन, छतविहीन पद दक्षिणा पथ और स्थापत्य में ताक का योजना। गुप्तकालीन मूर्तिकला, सारनाथ शैली गुप्तकाल की मूर्तिकला के शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया गया था, अर्थात इस काल में मूर्ति निर्माण कला विकसित के ऊपर स्तर पर पहुंच गई, जो आगे आने वाले गुप्त के युग में मूर्तिकाल की शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। देखने को मिलता है। गुप्तकालीन मूर्तिकला में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव छोड़ा था। इस काल में मथुरा शैली को गंधार शैली के बीच समय परिमाण स्वरूप सारनाथ शैली का विकास हुआ। शैली के अंतर्गत मूर्ति निर्माण कहीं अधिक पूर्ण हो गई और इसमें शारीरिक बनावट के साथ साथ बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिक और दर्शाई जाने लगी। मूर्ति के मुख पर विविध भाव विभागमाओं के साथ आभा मंडल का भी चित्रण होने लगा, ठीक है। गुप्तोत्तर काल, यहाँ से पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, ठीक है।
ठीक है, गुप्तोत्तर काल कम पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक विस्तारता उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश का या वर्धन बंटी। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर या स्थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक प्रभाकर वर्धन था। इसने परम भट्टाकार की उपाधि धारण की थी। इस वंश का चौथा शासक इसकी पत्नी का नाम यशोमती था और अपने पति के साथ सती हो गई। इसके दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन से हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त को गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री से बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में हर्षवर्धन थानेश्वर गद्दी पर बैठा। इसके शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शासक के पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इसे अपना राजधानी बनाया। ठीक है, एलपी कट ऑफ आया, फाइनल कट ऑफ आया है। तो यूआर को मतलब ओपन में है 61 दशमलव कुछ पॉइंट मिला है और एसटी को मिला है 30, एससी को मिला है आपका 42 कुछ मिला है। ईडब्ल्यूएस को इसमें मिला है आपका, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को मिला है इसमें इसमें 42 दशमलव कुछ मिला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी ओबीसी के लमसम है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ठीक है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी में बैठा। इसे शिलादित्य के नाम जाना था। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन के शासन को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन ने पुलकेशी द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसे हर्षवर्धन को पराजित हुआ। हर्षवर्धन की पराजय हुई। ठीक है, पुलकेशी पुलकेशी द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके पथेश्वर दक्षिण का स्वामी उपाधि धारण की। ठीक है, चीन के यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय को पढ़ने के लिए भारत आया। हेन सांग ने शत्रुओं को शिक्षक कहा। ठीक है, हेन सांग के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्षवर्धन की सभा में सम्मिलित हुए। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु हेन सांग से मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म का महायान सगा से जुड़ गया। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, हर्षवर्धन शासनकाल में अवधि 606 से 647 तक था। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक थे प्रियदर्शी का रत्नावली, नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 750 के बीच भारतीय इतिहास की शक्ति एवं चमक नर्मदा से दक्षिण की ओर रही। यही समय है कि दक्षिण में दो प्रमुख राजवंश के रूप में महाराष्ट्र चालुक्य और दक्षिण आंध्र उत्तरी तमिलनाडु पल्लव राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, चालुक्य शक्ति का संस्थापक पुलकेशी प्रथम था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था।
6वीं सदी में लगभग दोनों शक्तियों का उद्भव हुआ, ठीक है, और चालुक्यों उद्भव हुआ। चालुक्यों की राजधानी बादामी बताती थी, जबकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। इस काल में प्रमुख घटना चालुक्य पल्लव संघर्ष है, ठीक है। पल्लव राजवंश, सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भरावी दत्त था, जिसने कृता कृतार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। कृतार्जुनियम नामक पुस्तक लिखी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और इस वंश के संस्थापक थे। पल्लव वंश के अंतिम महान महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था, ठीक है, अपराजित वर्मन था। महाबलीपुरम के साथ रथ मंदिर का निर्माण चला गया था, मैंने देखा नहीं, पता नहीं कितनी देर से गया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने अद्वितीय में कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली से हुआ था, ठीक है, द्रविड़ शैली से हुआ था, ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दांडनी था, जिसने 10 कुमार चित्रम नामक पुस्तक लिखी। इस संघर्ष की शुरुआत पुलंकिश प्रथम ने पल्लव क्षेत्र पर हमला कर पल्लव राज शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके बेंगी तथा भूभाग को छीन लिया। फिर उसने बेंगी के शासक के रूप में अपने छोटे भाई विष्णु वर्मन को स्थापित किया और फिर विष्णुवर्धन ने बेंगी के चालुक्यों की पृथक कथा स्थापित कर दिया, ठीक है। बेंगी के चालुक्यों का नाम दिया जाता है शीघ्र ही महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम इस पराजय का बदला लिया। उसने चालुक्यों पर हमला कर दिया और चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय को पराजित कर मार डाला। इसकी राजधानी बादामी के ऊपर कब्जा कर लिया और फिर वातापी कुंड की उपाधि महाबल धाड़ की, जिसके नाम पे महाबलीपुरम पड़ा, ठीक है। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन था, जिसने आदित्य चोल की विस्थापित कर दिया, जिसने चोल शक्ति का विस्तार हुआ। इस प्रकार दक्षिण में अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इस गद्दी से हटने के बाद उसने सेनापति दंतिदुर्ग में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन सेकंड। गुप्तोत्तर काल की प्रशासनिक व्यवस्था। इस काल में राजाओं द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जा रही थी तथा राजा का संबंध देवताओं के साथ जुड़ा जा रहा था, ठीक है। पीछे गुप्त काल के पराजित शासकों को सामंतों के सीमा क्षेत्र में स्थापित कर दिया, जबकि गुप्तोत्तर काल में अब इन्हें राजा के मुख्य क्षेत्र में स्थापित किया जाने लगा। इसके कारण केंद्रीय सत्ता कहाँ गए भाई, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। कुछ सामंतों को भी अधिकार पद दिए जाने लगा। इसी कारण नौकरशाही सामंतीकरण हुआ, ठीक है। इस काल में सरकारी अधिकारियों को भी भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिए जाने लगा। इसका कारण मुद्राओं की कमी थी, ठीक है। 5वीं सदी के बाद मराठा मंदिरों और मठों को भी बड़ी संख्या में भूमि अनुदान के रूप में वेतन के रूप में दिए जाने लगा। इस कारण भूमि धारी मंदिर मठ का उद्भव हुआ, ठीक है। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के पूर्व मध्यकाल में सामाजिक संरचना के लगभग समानता पाई जाती है। इसका वर्णन गुप्तोत्तर काल में ही कर दिया जाता है, ठीक है। इस काल में जातियों को उपजातियों का विकास हुआ। गुप्त काल के अंत में व्यापार को धक्का लगा था। इस कारण विभिन्न प्रकार की पेशवर समूह जाति के रूप में ढलते चले गए। उदाहरण के लिए बढ़ई, लोहार, सुनार आदि। जातियों की संख्या में वृद्धि। इस काल में विशेषता है कि कश्मीरी लेखक कल्लड़ के अनुसार कुल 64 जातियां थी और 36 प्रकार की क्षत्रिय जाति थी, ठीक है। इस काल में महिलाओं को स्वयंवर की अनुमति राजपूत लड़कियों को प्राप्त थी, ठीक है, अर्थात राजघराने में स्वयंवर का प्रचलन था। साथ ही महिलाओं को संपत्ति का
अधिकार में वृद्धि देखी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति पर ज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई टीका मित्राक्षर में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया गया। इस काल में संपत्ति के अधिकार पर दो पृथक पृथक स्कूल है और एक ही मित्राक्षर जो कि थानेश्वर का है, जबकि दूसरा है दया भाग जो कि जीमूत जीमूत वाहन का है। मित्राक्षर स्कूल संपूर्ण भारत में लागू है, जबकि दया भाग स्कूल बंगाल में असम में लागू है। मित्राक्षर स्कूल में जन्मांतत्व पैदा होते ही संपत्ति का अधिकार है, जबकि दया भाग स्कूल में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है। ठीक है। इस काल में एक पृथक जाति के रूप में महतर का विकास हुआ। महतर गांव के मुखिया को आता था, तो इसके अनुदान से ही भूमि का आदान प्रदान होता था। अब वह जाति बन गया था। ठीक है। निम्नलिखित अखाड़ों से अछूतों पर उदभय उदय उदभय और उसकी संख्या में विस्तार हुआ। ठीक है। कुछ गैर आर्य या आर्य समूह को प्रभावित होने के बाद आर्य सीमावर्ती क्षेत्रों में भाग खड़े हुए तथा अलग अलग होकर निवास करने लगे और अछूतों की श्रेणी में ढल गए। ठीक है। अछूतों की श्रेणी में आर्य ढल गए। ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया। कुछ जनजातियां अछूतों की श्रेणी में चली गई। कुछ खास के शिल्पियों के सामाजिक दशा में गिरावट आई। ठीक है। कुछ खास प्रकार के शिल्पियों के सामाजिक दशा में गिरावट आई और वे अछूत की श्रेणी में चले गए। अछूतों के लिए पंचम और अंतवासीन शब्द का प्रयोग होता था। ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे एक मिनट, यहाँ से पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल जो 750 से 1200 ईस्वी तक चला। ठीक है। उत्तर भारत हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष की साम्राज्य का विघटन हो गया। ठीक है। हर्ष के साम्राज्य का विघटन हो गया और उत्तर भारत में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक बार फिर स्थिरता आई जब पूर्व में पाल और पश्चिम में प्रतिहार वंश स्थापित हुआ। 8वीं सदी में उत्तरार्ध में गोपाल और 750 से 770 के द्वारा चोल शक्ति स्थापित हुई। इसके योग्य उत्तराधिकारी धर्मपाल और देवपाल हुए थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वहीं देवपाल ने अपनी राजधानी बिहार के मुंगेर में बनाया। ठीक है। प्रतिहार वंश भारत के प्रतिहार वंश का उद्भव हुआ। प्रतिहार वंश का मूल रूप हरिश्चंद्र को माना जाता है और परंतु वंशावली नागभट्ट प्रथम से आरंभ हुई। ठीक है। पूर्व मध्यकाल का राजनीतिक विस्तार। ठीक है। पाल वंश की स्थापना 750 आठवीं शताब्दी में गोपाल ने की थी। पाल वंश के शासकों ने बंगाल प्रांत को अपना प्रभुत्व स्थापित किया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतीपुर में एक मठ की स्थापना की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक देवपाल, धर्मपाल और महीपाल प्रथम और रामपाल आदि थे। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। अधियात्री सुलेमान ने देवपाल की प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाया। ठीक है। देवपाल नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए 500 गांव की आमदनी दे दी थी। ठीक है। 5 गांव को आमदनी दे दी थी। ठीक है। नोट, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राजपूत वंश के प्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। सेन वंश का प्रथम महान शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था और हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के न्यायाधीश तथा मंत्री था। ठीक है। हलायुद्ध न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहता था, जिसने गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश महिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और अर्जुन लक्ष्मण का वंशज बताया। ठीक है।
ठीक है। इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, किंतु वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया। ठीक है, नागभट्ट प्रथम बताया गया। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नागभट्ट प्रथम बताया गया। ठीक है, महिर भोज प्रथम 836 से 885, 836 से 885 वंश का प्रतापी शासक था। महिर भोज प्रथम कितना, 836 से 885। ठीक है, महिर भोज ने महिर भोज में राष्ट्रकूट शासक पर कृष्णादित्य को हराकर मालवा प्राप्त कर ली थी। ठीक है, मालवा प्राप्त कर लिया था। ठीक है, और महिर भोज वैष्णव धर्म मत अनुयायी था, वैष्णव धर्म को मानने वाला था। और महिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाया। ठीक है, और महिर भोज के बाद उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम ने 885 से 910 में शासन किया। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यड़पाल था। तोसर वंश, तोसर वंश की स्थापना अनंतपाल तोमर ने की थी। तोमर वंश, सॉरी तोमर वंश है। तोमर वंश की स्थापना अनंतपाल तोमर ने की थी। अनंतपाल तोमर ने ढिलिक्कापुरी दिल्ली, जैसे ढिलिक्कापुरी का नाम था दिल्ली, ठीक है, की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और संकाभरी का चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है संकाभरी का चौहान। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव और अजमेर के निकट संकाभरी में की गई थी। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर में स्थापित की थी। ठीक है, ठीक है, बोलते बोलते ना अंदर का वोकल दुख जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे, अजमेर नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बृहद्रज चतुर्थ की संरचना का नाम हरिकेली या हरिकेल नाटक है। इसकी तरवारी कवि श्याम सोमदेव थे। ठीक है, हर्ष इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज था। ठीक है, विग्रहराज। और चतुर्थ था, इसने तोमोर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। शुरू में यह विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था, एक संस्कृत विद्यालय था। ठीक है, इस वंश का प्रतापी प्रतापी पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान, चंद्र बरदाई की दरबारी कविता जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। महत्वपूर्ण तथ्य, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया। ठीक है, चंदेल वंश, इस वंश का स्थापना नुनकू ने 9वीं शताब्दी में किया था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया भाई? नुनकू ने की थी। ठीक है, इस वंश का प्रतापी राजा का यशोवर्मन था। इसने कन्नौज, चंदेल वंश का प्रतापी राजा यशोवर्मन, इसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और प्रतिहार राज देवपाल को हराया। यशोवर्धन ने खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विदाधर ने करवाया था। ठीक है, विदाधर एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने जिसने मोहम्मद गजनी का विरोध किया। विदाधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी, जो कि उसने मोहम्मद गजनी के
सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक परम द्वितीय देवपाल था, परम था, ठीक है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र ये कृष्णराज था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। पूर्व में परमारों की राजधानी उज्जैन थी। इस वंश का महान शासक राजा भोज तथा राजा भोज की कविराज की उपनाम से भी जाना जाता है। इसे भोज सर तालाब या भोजपुर नगर की स्थापना की। राजा भोज ने अपनी राजधानी स्वस्ति मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी में स्वस्ति मंदिर का निर्माण कराया था राजा भोज ने, ठीक है। नेक्स्ट है के आक्रमण से पूर्व तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारत, ठीक है। राजकूट वंश प्रारंभ में राजकूट कर्नाटक में चालुक्यों के अधीन थी, ठीक है। प्रारंभ में राजकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थी, ठीक है। इसका स्थापन दंती दुर्ग 752 में किया था। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। इसके उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, ठीक है। राजपूत वंश के कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और ध्रुव प्रथम और इंद्र द्वितीय, गोविंद द्वितीय, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर राजपूत राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ध्रुव प्रथम राजपूत का वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और विजय प्राप्त की। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा था। ध्रुव का उत्तराधिकारी गोविंद द्वितीय था, जिसके बाद अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा। राजपूत वंश का राजा अमोघ वर्ष ने जैन धर्म को मानता था, ठीक है। आदि पुराण का लेखन जिन सैन ने किया, जो कि अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था। महान कीर्तज्ञ वराहमिहिर इसके भी दरबार में लगा था, अमोघ वर्ष के दरबार में रहता था, ठीक है। राजपूत वंश का अंतिम शासक महान शासक कृष्ण तृतीय था, जिसके दरबार में भी कन्नड़ का भी पुण्य रहते थे, जिसने शांति पुराण की स्थापना की थी। कन्नड़ का भी पुण्य शांति पुराण की स्थापना की। इन तृतीयों के शासनकाल इन इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था, ठीक है। राजपूत ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम प्रचार करने की स्वीकृति दी थी, ठीक है। उत्तरावर्ती चालुक्य तलब द्वितीय नामक शासक ने कर्ण द्वितीय को गद्दी पर से हटा दिया, अपने वंश की स्थापना की। इसने प्रत्येक परंपरा पुराण चालुक्यों को जोड़ते हुए चालुक्य वंश की स्थापना की, परंतु इसका नाम उत्तरावर्ती चालुक्य है तथा इसकी राजधानी बादामी के कल्याणी है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक एक मिनट रुकिए, कोई मुझे कॉल कर रहा है, देखो कौन है भाई। पहले हिस्ट्री देखो, क्या इससे पहले बात हुई है, नहीं हुई। वेस्ट कॉल। हाँ जी, हाँ जी। क्या है सर पार्सल में? हाँ सर, 599 रुपये का मतलब कि कुछ आइडिया लग रहा है, क्या है, बुक है क्या है? अच्छा पैंट है सर, वो रिटर्न कर दीजिए, अभी पैसा नहीं है सर। ठीक है, बताइए। OTP है आपका 8744 ठीक है सर। उत्तर चालुक्य वंश कैलिय द्वितीय नामक शासक ने कर्ण द्वितीय को गद्दी पर से हटा दिया और अपने वंश को स्थापित कर दिया। इसने अपनी पैतृक परंपरा पुराने चालुक्यों से जोड़ते हुए चालुक्य वंश की स्थापना की, परंतु इसका नाम उत्तरावर्ती चालुक्य वंश है, जिसकी राजधानी बादामी की जगह कलरकाड़ी है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक सोमेश्वर विक्रमादित्य पंचम आदि थे। इसने वंश के शासकों ने निरंतर चोलों के साथ संघर्ष किया, ठीक है। चोल वंश पल्लव के सामंत थे। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। विजयालय ने परकेशरीवर्मन की उपाधि धारण की थी। इसकी राजधानी तंजावुर थी। चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था। आदित्य वर्मन पल्लव को हराने के बाद कुंड दाराम की उपाधि धारण की थी। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राजा प्रथम ने शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर का राजा राज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 985 से 1004 तक शासन किया, ठीक है। चोल साम्राज्य का वास्तविक विस्तार राजेंद्र प्रथम ने किया था। इस पाल वंश के शासक महेंद्र पाल को हराकर गंगई को कोडचल्लम को उपाधि धारण की थी। गंगई कोडचल्लम की उपाधि धारण की थी।
राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम बनाई थी। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। स्थानीय स्वशासन चोल वंश की प्रमुख मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग होता था। चोल काल में मानक सिक्कों को कंजुल कहा था, ठीक है। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, ठीक है। चोल वंश की नौसेना शक्ति को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण शक्तिशाली माना गया है, ठीक है। नट नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक निचोड़ कहा गया है, ठीक है। हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे कंटेंट पाने के लिए या फिर कुछ सजेशन है कि मैं धीरे बोलूँ, तेज बोलूँ, या फिर जबान लड़खड़ा रही है, जो भी आपका सजेशन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। राजा प्रथम ने 1985 से 1004 तक शासन किया। उसने अपने उन सारे पड़ोसी उसने अपने 2 बार हो गया भाई, उसने अपने सारे पड़ोसियों को पराजित किया था। उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया था। श्रीलंका को जीतकर उसका नाम क्या कर दिया था? मुम्मंडी मुम्मंडी चोलपुरम कर दिया था। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम हुआ। उसने 1144 तक शासन किया और सारे पड़ोसी राज्यों को पराजित कर संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था, ठीक है। अंत में 1025 में चीन के साथ होने वाले व्यापार अवरोध को दूर करने के लिए शैलेंद्र साम्राज्य का श्री विजय के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चोल और उत्तरवर्ती चालुक्यों के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहा। उनके बीच 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए। अंत में निरंतर संघर्ष के कारण दोनों साम्राज्यों का 13वीं सदी का विघटन हो गया। उन्हें कब्र पर निम्नलिखित राज्य अस्तित्व में आए: देवगिरी के यादव वंश, वारंगल के काकतीय वंश और द्वार समुद्रम का होसर वंश और मदुरई का पांड्य वंश। पूर्व मध्यकाल की आर्थिक संरचना पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी तक। यहाँ तक कृषि व अर्थव्यवस्था का सवाल है, यह विकसित अर्थव्यवस्था में हो रही, परंतु व्यापक नगरीकरण विकास हमने 2 चरणों में बांट कर देख सकते हैं। प्रथम चरण जो व्यापक में था 750 से 1000 इस काल में व्यापार, मुद्रा और व्यवस्था और नवीनीकरण पतन अवस्था में रही। द्वितीय चरण 1000 से 1200 इस काल में व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था, नगरीकरण का पुनः उत्थान हुआ। इसका एक कारण था कि पश्चिमी एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ भारतीय वस्तुओं की मांग तेजी में वृद्धि हुई। यही समय था जब धीरे धीरे आंतरिक व्यापार का पुनर्जीवन होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप नगरीय और पुनरुत्थान हुआ। इसमें नगरीकरण और द्वितीय चरण अर्थात तृतीय नवीकरण कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल का प्रशासनिक विस्तार। राजा द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जाती थी। उदाहरण पृथ्वीराज चौहान भारतेश्वर की उपाधि। राजा का संबंध देवताओं से जुड़ा था। उदाहरण के लिए गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने गोपाल तथा हरि की उपाधि धारण की थी। इस काल में नौकरशाही का सामंतीकरण को बल मिलता है, ठीक है। सरकार अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान के लिए भी जाने लगे, अर्थात जिन्हें सैनिक अनुदान दिया जाता था वो बदले में राजा को सैनिक सेवाएं प्रदान करते थे। भूमि अनुदान के कारण केंद्रीयकरण की कमजोर शक्ति हुई और क्षेत्रीय स्तर पर मध्यस्थ और बिचौलिए शक्तिशाली हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। आपका जीएस सुधा में से इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। हम लोग का हो गया मध्यकालीन। नेक्स्ट होगा मध्यकालीन, जो आपका पढ़ता है मध्यकालीन। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट में आपको सीधे यहीं से बता देता हूँ कि मध्यकालीन आपका कितने पेज से कितने पेज तक पड़ेगा, ठीक है। मध्यकालीन आपका पड़ेगा 47 पेज से आपका 60 पेज तक, ठीक है। 47 से 60 62 है, ठीक है। कम से कम 20 से 30 पेज का, 20 से 25 पेज का पड़ेगा मध्यकालीन। उसके बाद आपका आधुनिक पेज पड़ेगा आपका 62 से 78 तक, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का जियोग्राफी स्टार्ट होगा। जो भारत का जियोग्राफी है 80 से आपका गया है 120 तक, और ब्रह्मांड और भूगोल का जियोग्राफी है 122 से 150 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल देखेंगे पीडीएफ थोड़ा साफ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।